नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी, यूपी, एचएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अर्थशास्त्र के 10 क्वेश्चन हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप अपना 10 मिनट का समय निकाल करके इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक होगा। तो आइए हम इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने आधार दर प्रणाली कब लागू की? तो आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना बेस रेट सिस्टम कब लागू किया था। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जुलाई 2010 में। आरबीआई ने अपना आधार दर प्रणाली 2010 में लागू किया था, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और इसने अपना कार्य 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे और बनता है जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब मनाया जाता है? तो आरबीआई जो अर्थात हमारा सेंट्रल बैंक है, इसका जो लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो आपका पहले का राइट आंसर यहाँ पे जुलाई 2010 हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत का अवसर लागत रूप किसने प्रतिपादित किया? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलनात्मक लागत लाभ का अवसर लागत हैबरल नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है कि तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत के अलावा जो दूसरा पूछा जाता है, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया था? तो अगर तुलनात्मक लागत सिद्धांत पूछे तो उसको रिकार्डो महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से विकास के किस सिद्धांत में व्यापार चक्र घटना नहीं पाई जाती है? तो व्यापार चक्र घटना यहाँ पे ए ऑप्शन आपका दे रखा है शुम्पीटर के सिद्धांत में, बी दे रखा है संस्थापित सिद्धांत जिसको हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, सी ऑप्शन दे रखा है मार्क्स का सिद्धांत और डी ऑप्शन दिया हुआ है हर्शमैन का सिद्धांत। तो आपको बताना है कि किस सिद्धांत में व्यापार चक्र घटना नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे जो क्लासिकल थ्योरी है, जो संस्थापित सिद्धांत है, बी ऑप्शन में व्यापार चक्र घटना नहीं पाई जाती है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में तरंग की तरह चक्रीय उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिन्हें व्यापार चक्र कहते हैं। व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो मंदी या अवसाद की अवस्था होती है, उसके बाद पुनरुत्थान की अवस्था आती है, देन समृद्धि अथवा उत्कर्ष की अवस्था आती है, उसके बाद प्रतिसार अथवा अवरोध की अवस्था आती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लासिकल सिद्धांत में व्यापार चक्र की घटना नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में संस्थापित सिद्धांत दिया है, उसी को हम क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, तो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवीन कीनसीय अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित एफिशिएंसी बेस्ड मॉडल का उद्देश्य है। ए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है श्रम की उत्पादकता को अधिकतम करना, बी ऑप्शन दे रखा है श्रम बाजार को संतुलन में रखना, सी दे रखा है ए तथा बी को एक साथ रखना, डी दे रखा है ना तो ए और ना ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवीन केंद्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित इफिशियंसी बेस्ड मॉडल का उद्देश्य श्रम की उत्पादकता को अधिकतम करना होता है, अर्थात आपका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नवीन कीनसीय अर्थशास्त्री थे वो इफिशियंसी बेस्ड मॉडल का उद्देश्य श्रम की उत्पादकता को अधिकतम करना मानते थे। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष है? तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको बताना है यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया है। वर्ष 2014 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसके प्रथम अध्यक्ष के बी कामत थे। तो यहाँ पे के बी कामत अर्थात आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का अंग नहीं है? बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा राजकोषीय नीति का अंग नहीं है। तो ए ऑप्शन दे रखा है करारोपण नीति,
बी ऑप्शन दे रखा है व्यापार नीति, सी ऑप्शन दे रखा है सार्वजनिक ऋण नीति और डी दे रखा है सार्वजनिक व्यय नीति। तो आपको बताना है कि राजकोषीय नीति का अंग नहीं है। यहाँ पे देखिए करारोपण आपका राजकोषीय नीति का अंग होता है, सार्वजनिक ऋण नीति भी राजकोषीय जो सरकार की जो फिजिकल पॉलिसी होती है उसके थ्रू आता है। डी सार्वजनिक व्यय नीति ये भी आपका राजकोषीय नीति का हिस्सा है, लेकिन आपका बी ऑप्शन यहाँ पे जो व्यापार नीति है ये राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अदृश्य निर्यात में आता है। तो जो निश्चित वस्तुओं का निर्यात होता है, बी ऑप्शन अघोषित वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात या हवाला व्यापार। तो आप सभी को पता है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, जिसको हम जहाँ पे कोई सामान नहीं बनता है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है, उसको हम सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जे वक्र संकल्पना के अनुसार अवमूल्यन सहायक होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ए ऑप्शन आपका दे रखा है अल्पकाल तथा दीर्घकाल में, बी ऑप्शन दे रखा है केवल अल्पकाल में, सी दे रखा है केवल दीर्घकाल में, डी दे रखा है केवल विकसित देशों में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समस्या में इसलिए है क्योंकि इसमें एक बार जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें इसका उत्तर बी माना गया था केवल अल्पकाल में। लेकिन जे वक्र संकल्पना पढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि जो निर्यातों और आयातों का जो मांग के प्रभाव के फलस्वरूप घरेलू कीमतों पे उपभोक्ता और उत्पादकों को अपने आप को नई स्थिति के साथ समायोजित होने में समय लगेगा। निर्यातों तथा आयातों के लिए मांग की जो अल्पकालीन कीमत लोचें कम होती हैं और वह मार्शल लर्नर शर्त को संतुष्ट नहीं करती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में अवमूल्यन अल्पकाल में भुगतान शेष को अधिक बिगाड़ता है और दीर्घकाल में सुधारता है। इसे अवमूल्यन का जे वक्र प्रभाव कहते हैं। इसको लेकिन आयोग ने यहाँ पे बी ऑप्शन माना था। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे केवल दीर्घकाल होगा, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपेक मुख्यतः किस प्रकार के कार्टेल का उदाहरण है। तो सभी को ये पता है कि ओपेक कोटा निर्धारित करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन। वैगनर अपने किस सिद्धांत के लिए याद किया जाता है। तो सभी को पता है जो वैगनर है अपने राज्य की बढ़ती गतिविधियों के लिए याद किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वैगनर ने राज्य के बढ़ते क्रियाकलापों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास के स्तर में होने वाली वृद्धि के साथ साथ राज्य के क्रियाकलापों अथवा सार्वजनिक व्यय में तेजी से वृद्धि होती है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये राज्य की बढ़ती गतिविधि के लिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके 10 क्वेश्चन है, इसको आप अपने हिसाब से देख लेना, बेहद ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आप पहुँचे आसानी से। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।